अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ही मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया थी। इसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अकबर कारोबार के सिलसिले में कहीं देश चले गया। छोटा बेटा असगर इसके पास रहता था। वही इसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा था कि एक दिन असगर बीमार हो गया। बहुत इलाज मौजा कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बुढ़ापे में खुदा ने इस बेचारी का सहारा छीन लिया था। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई ना था। उसने परदेसी बेटे से अकबर को यह ख़त के ज़रिए से अपनी हाल और असगर की खबर के मौत का लिखा कर भेजा। इससे पहले कि अकबर की तरफ से जवाब आता, एक दिन एक मुसाफिर इस बुढ़िया के पास आकर ये बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ। ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाज़त हो तो ये रात मैं आप ही के घर में ठहर जाऊँ। आ जाओ बेटा, आओ, क्या हर्ज है, कहाँ से आए हो तुम? बुढ़िया ने पूछा। मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ, थके हुए मुसाफिर ने कहा। ससरी तौर से दूसरे दुनिया के मुसाफिर मुराद मुसाफिर पर के लंबे सफ़र से थी, लेकिन बुढ़िया के दिलो दिमाग पर चुपके से बेटे की मौत का असर था। अपने दिल को समझाने के लिए अक्सर यही कहा करती थी कि इसका बेटा अब इस दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की ज़बान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन एक मरहूम बेटे की याद आ गई। दूसरी दुनिया का सुनकर मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सद आ बनकर बोली, बेटा, तुम सचमुच क्या तुम दूसरी दुनिया से आए हो? मेरा बेटा असगर भी पिछले महीने में दूसरी दुनिया को चला गया है। क्या वो भी तुम्हें मिला है कभी? मुसाफिर बुढ़िया की सादगी को भाग दिया। ओह, वो असगर, बोला वो असगर आपका बेटा है। मैं तो इसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं और वो एक ही कोठरी में तो रहते हैं। असगर बहुत अच्छा लड़का है। बुढ़िया मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गया। हसरत भरी नज़रों से इसके तरफ देखते हुए पूछने लगी, कैसा है मेरा असगर? क्या करता है वहाँ? कुछ खास अच्छा नहीं है। अभी तो उसे ढंग का काम भी नहीं मिला है। बेचारा बकरियां चराया करता है। मुसाफिर ने किसी कदर उदास होकर जवाब दिया, हाय गजब हो गया। मेरा बेटा बकरियां चराता है। बेचारा मारा मारा चरागाहों में फिरता होगा। वहाँ भी उसे आराम नहीं नसीब हुआ होगा बेचारे को। बुढ़िया ने बहुत दुख होकर कहा। उसके दुख में और भी इजाफा होकर के मुसाफिर ने कहा, हाँ अम्मा, बेचारा सर छाड़ वो पहाड़ मारा मारा फिरता है। कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। ये सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। तुम कब वापस जाओगे बेटा? उसने मुसाफिर से पूछा। बस परसों वहीं मुझे पहुंचना है अम्मा, मुसाफिर ने जवाब दिया। तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज का एक थान रखा हुआ है। तुम वो थान और रुपया मेरे असगर को दे देना और इसके साथ ही 50 रुपये नंद इस मुसाफिर के हवाले किए। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करते चलता बना हुआ। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा अकबर भी परदेश से लौट आया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। पार्ट 2 डाल रही हूँ मैं ये। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा अकबर भी परदेश से लौट आया। आते ही माँ बेटा एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए। फिर असगर की अचानक मौत पर अफसोस जाहिर किया। एक दिन बातों बातों में माँ ने बेटे को बताया, जब तुम नहीं थे एक दूसरी दुनिया से एक आदमी हमारे घर एक रात गुजार के गया था। उसने तुम्हारे भाई असगर के बारे में सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में आदमी और असगर एक ही दुनिया में रहते हैं। वो बता रहा था कि असगर अभी तक बकरियां ही चरा रहा है। बेचारे के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 रुपये नकद और असगर के लिए उसके हाथ भेज दिए हैं। यह सुनकर अकबर चौंक पड़ा।
सात घट का पानी पीकर वो इतना सीधा ना रहा था। अब वो ऐसी चालबाज चीजों को खूब समझने लगा था। बोला, अम्मा तुम तो वाकई बहुत सीधी हो। भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? जमाने के हेर फेर नहीं समझती हो। अकबर को रह कर अपनी माँ की सादगियाँ और मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। फिर सोचकर बोला, अच्छा अम्मा तुम आराम से घर पर रहो, मैं जाऊंगा और नाके सीखे चलता जाऊंगा और उस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक मुझे तुमसे ज्यादा कोई सीधा नहीं मिल जाएगा और जब तक इस नुकसान को पूरा नहीं कर लूंगा घर नहीं लौटूंगा। ये कहकर वो नाकी सीख में चल दिया। दिल ही दिल में वो कुछ मंसूबे बनाते हुए चला रहा था। दूर ही से उसे एक गांव दिखाई दिया। सीधा उसी तरफ चलता गया। बस्ती से बाहर जब वो जमींदार के हवेली के पास पहुंचा तो रुक गया। देखा एक खूब मोटी ताजी बकरी बंधी हुई है। पास ही इसके खूबसूरत मेंगने बैठे हैं। अकबर भी वहीं घुटने टेक कर वहीं जमीन पर बैठ गया और लगा बकरी को झुक झुक कर सलाम करने के लिए। कमरे के अंदर से जमींदार की बीवी यह सब तमाशा देख रही थी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, जरा जाकर देखो तो तुम हमारी बकरी को इस तरह सलाम झुक झुक कर क्यों कर रहा है। नौकरानी ने जाकर पूछा, ए भले आदमी, तुम्हें हमारी बकरी तुम्हें क्या लगती है जो इसे इस तरह से फर्शी सलाम करते जा रहे हो। अकबर ने जवाब दिया, ए बीबी, इसी की तलाश में तो मैं मारा फिर रहा था। जिसे तुम बकरी समझती हो वही तो मेरी बीवी की रिश्तेदार है। कल मेरे लड़के की शादी है। सभी रिश्तेदारों को दावत दी है। सिर्फ इसी एक का पता नहीं चलता था। मैं इसे भी शादी की दावत देने के लिए आया हूँ। अगर मालकिन साहिबा इजाजत दी और मेरी बीवी की तरफ से गुजारिश है और ये भी बाल बच्चों के समेत शादी की तरफ रुखसत बढ़ाने के लिए जरूर तशरीफ लाइए। नौकरानी ने जाकर मालकिन को बताया तो वो खूब हंसी कि यह शख्स भी कितना बेवकूफ़ है जो बकरी जैसी जानवर को अपनी बीवी की रिश्तेदार समझता है और अपने लड़के की शादी पर मद्दू कर रहा है। अच्छा होगा कि इसे और भी बेवकूफ़ बनाया जाए कि दूसरे लोगों भी इसकी बेवकूफ़ी पर हंसे। उसने फौरन नौकरानी के जरिए कहला भेजा, अगर ये इसकी रिश्तेदार है तो इसके रिश्तेदारों की शादी में शिकर करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर इस बिचारी को तुम्हारा घर ढूंढने में दिक्कत होगी इसलिए कि तुम बेहतर होगा कि तुम्हें अभी से इसे साथ ले जाओ। मालकिन ने नौकरानी को हुक्म दिया कि हमारी बकरी साहिबा अपने रिश्तेदार की शादी में तशरीफ लिए जा रही है। इन्हें खूब सजा दो। सर्दी का मौसम है। मेरा रुई वाला नया कोट इन्हें पहना दो। इसी तरह इसके बच्चों को भी अच्छी तरह सजा दो। और सुनो, बाहर जो गाड़ी खड़ी है इसमें 2 घोड़े चढ़वा दो। उसके रिश्तेदार की शादी कोई रोज थोड़ी ही होती है, जरा थाट से सवार होकर जाएगी। चुनाचे मालकिन और उसकी नौकरानी ने बल्कि बकरी और उसके मेंगनों ने बहुत खूब सजाया और गाड़ी में 2 घोड़े चढ़वाकर और बकरी और उसके बच्चों को बड़ी शान से गाड़ी में बिठा दिया। मन लगाम अकबर के हाथों में थमाते हुए कहा, भाई कुछ वान तो घर पर है ही नहीं। हिम्मत करके आप कुछ वानी ही कीजिए, लेकिन गाड़ी जरा धीरे चलाना। ऐसा ना हो कि हमारी बकरी साहिबा ऐसा इसके बच्चों में से किसी के चोट लग जाए। अच्छा, अलविदा बकरी साहिबा, आप बेफिक्र रहिए मालकिन साहिबा। कहते हुए अकबर ने घोड़ों की लगाम थामी और अपनी राय ली। 2 घोड़ों की गाड़ी में सजी हुई बकरी विदा हो रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मैके से विदा हो रही है और अकबर इस थाट से गाड़ी हाँक रहा था जैसे कोई दुल्हन को लिया जा रहा हो। यह तमाशा देख कर और उसके नौकरानी और मालकिन हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। जब तक गाड़ी उनके नजर से ओझल नहीं होगी उनकी हंसी नहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद जमींदार घर पहुंचा तो बीवी को बहुत खुश पाया। दरअसल वो सोच रही थी कि जब वो मियाँ को इस शख्स की बेवकूफ़ी का किस्सा सुनाएगी तो बेहद खुश होगा। किस्सा शुरू करने से पहले जब मालकिन ने नौकरानी की तरफ देखी तो उसके होठों पर भी वही शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर क्या था, मालकिन कह के लगाकर हंसने लगी। मारे हंसी क्या इसका बुरा हाल था। इसकी हंसी जब जरा धीमी पड़ी तो जमींदार ने पूछा कि आखिर बात क्या है। मैं भी तो सुनो, बीबी ने कहा। जी पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया। कितना मजा आ रहा था। तुमने तो देखा नहीं कि कैसे एक अजीब और गरीब बेवकूफ और यहाँ आया और घुटने टेक कर हमारी बकरी के सामने बहुत देर तक ऐसा झुका रहा जैसे कोई अकीदतमंद अपने रूठे हुए मनाता हो।
हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुमने क्या किया होगा? जमींदार ने कहा। तुमने अपनी बकरी और इसकी मेमनियों को अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा। ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को बहुत ज्यादा सजाया और उसका लाल कोट भी उसको पहना दिया। इसी तरह बच्चों को भी सजाकर 2 घोड़े की बग्गी में भेजा है। तुम भी जरा देखते तो मजा आ जाता। किस ठाट के इससे रिश्तेदार के साथ बकरी साहिबा जा रही थी। बीबी ने कहा, बस बस रहने दो। इसके रिश्तेदार का अता पता भी कहीं पूछ लिया था क्या? जमींदार ने पूछा। नहीं, ये तो हमने कुछ नहीं पूछा था, बीबी ने जवाब दिया। तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि तुम सबको वो बेवकूफ बना गया है। जमींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वो? जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीबी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया, इधर। जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया पर इसका पीछा करने लगा। अकबर को पहले ही शोभा था कि जमींदार को पता चल गया तो वो जरूर पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता इसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने घोड़े का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ों की इधर खड़ा करके खुद जंगल से बाहर निकल आया और अपनी टोपी उतारकर जमीन पर औंधी रख दी। उतने में ही जमींदार इधर ही आ निकला। उसने अकबर से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुम किसी 2 घोड़ों की गाड़ी पर जाते हुए भी देखा है? जी हाँ, देखा तो था हुजूर। इस घोड़े गाड़ी पर एक बकरी और 3 मेंढक भी सवार थे, मगर इसे निकले तो काफी देर हो चुकी है। अकबर ने जवाब दिया, किस तरफ से गया है वो? इसी को पकड़ता है जमींदार ने बोला। अकबर ने पूछा, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? नहीं जानते तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में कहीं मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है। ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाए। अरे भाई, ये बात है तो तुम ही मेरी मदद करो। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। लो मेरा ये घोड़ा ले जाओ। मीदा ने उसकी खुशामद करते हुए कहा। नहीं हुजूर, मैं जा नहीं सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिकरा बैठा है, मैं इसी की निगरानी कर रहा हूँ। अकबर ने कहा, इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और फौरन चले जाओ। तुम्हारे शिकरे की निगरानी मैं करूंगा, तो ख्याल रखना कहीं उड़ ना जाए। बहुत कीमती शिकरा है, कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा, इसलिए तो मैं जा नहीं रहा हूँ। अकबर ने जोर देते हुए कहा, क्या दाम होंगे इसके? यही 500 रुपए से क्या कम होंगे? अकबर ने जवाब दिया कि तो परवाह मत करो, अगर ये खो गया तो मैं इतनी रकम मैं दूंगा। जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा। अकबर ने बात मानते हुए देखकर कहा, जुबानी जमा खारिश से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने रकम अकबर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी जबान पर एतबार नहीं है तो ये 500 रुपए जमानत रख लो। अकबर ने ये रुपए लेकर जेब में डाली, इसी घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा और जमींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहते। इंतजार करते करते घंटों बीत गए, लेकिन अकबर वापस ना लौटा। इंतजार की घड़ियां लंबी होते देखकर जमींदार उकता आ गया। सोचा कि इस टोपी के नीचे कुछ है क्या भी नहीं। अगर नहीं है तो बेकार इंतजार से क्या फायदा। टोपी को धीरे धीरे से उठाना शुरू किया तो देखा तो कुछ भी ना था। लगता है वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को बेवकूफ बनाया था। जमींदार ने नफरत से जमीन पर थूका और नहर की तरफ चल गया। इधर अकबर 3 खूबसूरत घोड़े और एक बकरी और 3 नन्हे मुन्ने बच्चों वाली से सेहतमंद बकरियां लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था तुम ही एक ही सीधी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे लोग मौजूद है।